नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी मोशन। तो इस चैप्टर में ऐसी क्या खास बात है कि मैंने इस चैप्टर का लोगो ये पिक्चर लिया। अगर आपको इस वीडियो के अंत तक ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्लास 11 के यूनिट 7 में एनसीईआरटी बुक में है और चैप्टर का जो हेडिंग है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फोटोन में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, इस रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी के लिए एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसी बॉडीज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से चेंज नहीं होता, उन्हें हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि विथ अ परफेक्ट डेफिनाइट एंड अनचेंजिंग शेप, यही बात मैंने आपसे कही। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंज। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमने एक क्यूब ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और मैंने क्यूब के सारे कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स का को ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ से कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली ये कि ये फोर्स लगाने के बाद में ये बॉडी मूव करना चालू कर दे, और दूसरी ये है कि ये बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो जाए। तो बेसिकली रिजिड बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर फोर्स लगाने से सिर्फ उनमें मोशन होता है, उनके शेप में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अब दूसरे तरीके से अगर सोचा जाए तो अगर मैंने इस कॉर्नर वाले पार्टिकल का नाम ए और इस कॉर्नर वाले पार्टिकल का नाम डी रख दिया है, तो उसके ऊपर फोर्स लगाने के बावजूद इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ऐसी बॉडीज़ को, ये वाला जो डिस्टेंस है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मोशन है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो मेंशन किए हुए हैं, लेकिन तीसरा भी मेंशन किया जा सकता है, और ये है ट्रांजिशनल और मोटिव। तो ये हाइब्रिड मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों के बारे में पहले एक एक करके जानते हैं। पहला मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशन मोशन कैसा होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसके तीन पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी। ठीक है, अब मैंने इन तीनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दी। अब क्या होगा कि अगर मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली इसमें कुछ मोशन होगा, और मोशन होने के बाद हम देखते हैं कि इस पोजीशन में ये टाइम t1 में था और थोड़े समय के बाद में टाइम t2 में इस ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद अगर इन तीनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन अगर पहली वाली लाइन के पैरेलल होती है, मतलब इस लाइन को देखिए, ए बी सी को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी है, और इस लाइन को देखिए, इस समय भी ए बी सी को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी है। तो अगर वो प्योर ट्रांजिशनल मोशन है तो ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होने वाली है। अब इसके कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो क्या होगा? तो रोटेशनल मोशन की बात कर लेते हैं भाई, चलो। तो रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें अगर मैंने कुछ पॉइंट्स को, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर मैंने कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन बनाई, और इसके बाद में मैं देखता हूं कि थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से मोशन करता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, अब देखिए हम इस लाइन
इस लाइन और इस लाइन की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा बन जाता है, अगर ये नॉन पैरेलल निकलते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, तो दोनों दोनों टाइप के मोशन आपको समझ में आ गए। अब हम तीसरे टाइप के मोशन की बात करेंगे जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं लेट्स से आई कैन टेक अ व्हील। अब ये व्हील में अगर मैं इसके एक एक्सिस की बात करूं तो कुछ देर बाद उसका जो एक्सिस है वो अपने आप से कुछ एंगल चेंज करके हमको मिलेगा, लेकिन इसका जो एक्सेल है, इसका जो सेंटर है, वो हमेशा अपनी पोजीशन में है। तो यहाँ सेंटर वाला पार्ट ट्रांजिशनल मोशन कर रहा है, जबकि उसके एज वाले पार्ट रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। और इन दोनों पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से ही व्हील इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आता है। ठीक है, तो अब आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन की। और रोटेशनल मोशन में अब क्या हो रहा है ये देखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने रोटेट करना चालू किया। तो अब क्या हो रहा है आप ध्यान से समझिए कि इसके कुछ पार्टिकल्स, जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल्स के बारे में मैं बात करूं तो ये कैसा मोशन कर रहे हैं भाई? ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और अगर मैंने कुछ इस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है तो इस सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि सारे के सारे पार्टिकल अपने अपने लेयर में, ये देखिए यहाँ इस डायग्राम में क्या देखते हैं हम कि भाई इसका अपर मोस्ट पार्टिकल यहाँ है, उसके बाद में यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल बी है लेट्स से। उसी तरीके से सारे के सारे पार्टिकल अपने अपने लेयर में या अपने अपने एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और ये जो कॉमन जो एक्सिस है जिसके थ्रू रोटेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन इन केस ऑफ 3D, अगर मैंने 2D के बारे में बात की, मान लीजिए इसको 2D ले लेते हैं, तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करेगा। अब इसकी बजाय अगर मैंने एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है तो उसमें क्या होगा कि भाई बड़े ऑब्जेक्ट में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैंने ये ले लिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सारे के सारे पार्टिकल जो है रोटेशनल मोशन करेंगे अपने ही हाइट में या अपने ही लेवल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो है रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, एक रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन में एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस होता है और इस फिक्स्ड एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उसके अराउंड सारे के सारे पार्टिकल कैसा मोशन करते हैं? एक सर्कल में मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये सारे सर्कल्स का जो भाई, अब ये जो पिछले डायग्राम को देखिए तो इन सारे सर्कल्स का जो है जो रेडियस होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। तो इस तरीके से एक रोटेशनल मोशन हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? अगर आपने जो उस वीडियो की स्टार्टिंग में वो जो फोटो मैंने डाल के रखी हुई थी उसके बारे में अब आपको सोचने का समय मिलने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां अगर मैं फिंगर रख दूं तो मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन के इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है और इसलिए ये दोनों साइड से बैलेंस्ड है। इसकी बजाय अगर मैं एक कॉपी उठा लूँ या अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन उठा लूँ तो इस मोबाइल फ़ोन को भी मैं किसी एक पॉइंट पे अगर बैलेंस कर पाता हूँ, ठीक है, तो उस पॉइंट को इस मोबाइल फ़ोन का सेंटर ऑफ मास कहा जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास, इसकी बाय डेफिनेशन क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां हम अज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा मास उस ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है।
अब ये जानना जरूरी क्यों है, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। तो जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम एक पूरे प्लेन के लिए, अगर मान लीजिए एक प्लेन उड़ रहा है, तो एक पूरे प्लेन के लिए उसके हर एक पॉइंट के लिए उसके मोशन को सेपरेटली डिफाइन करने की बजाय अगर हम एरोप्लेन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को पकड़ लें और उसके बाद में जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उससे सेंटर ऑफ मास के ही केवल मोशन को रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो फिजिक्स के कैलकुलेशंस हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। ना सिर्फ यहाँ, बल्कि अगर हमको रॉकेट लॉन्चर लेकर सैटेलाइट भी लॉन्च करने हैं तब भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू कैलकुलेशन करना इज द इजीएस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल पॉइंट जहां किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। चलिए अब कुछ हमारे पास में रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें बहुत सारी सिमिट्री होती है। तो जब सिमिट्री वाले ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स को उनका जो सेंटर ऑफ मास निकालना है उसके लिए हमारे पास सिंपल ऑप्शन है कि जितनी भी एक्सिस ऑफ सिमिट्री है उन सारी एक्सिस ऑफ सिमिट्री को बनाइए और उसके बाद में जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, या फिर उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी बोल सकते हैं। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जो भी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनमें उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहाँ उसका सेंटर ऑफ मास होता है। आगे की बात यह है कि हमारे पास में जो है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कुछ फार्मूलाज होने चाहिए। ठीक है, तो अब फार्मूलाज ले लेते हैं। हमारे पास में जो है जो फार्मूला है XCOM। चलिए यहाँ इस फार्मूला को लिखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। XCOM है मतलब वो पॉइंट जहाँ हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, दैट इज अवर XCOM। और ये क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय M1 बाय M2। अब इसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, इसका मास हम ले लेते हैं 2 kg और इसका पोजीशन हमारे ओरिजिन से ले लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड मास है इसको ले लेते हैं मास इज इक्वल टू 5 kg और इसकी जो पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन ये हम ले लेते हैं लेट्स से 3 मीटर। अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, XCOM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम एंट्री करेंगे तो M1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू X1 की वैल्यू क्या है 2 kg प्लस M2 की वैल्यू है 5 इंटू X2 की वैल्यू है 3 मीटर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 5। अब हमको क्या रिजल्ट मिला, तो यहाँ मिला 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6, यह हमको मिल जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 6। अब 17 6 3 are 18 तो 3 से थोड़ा कम, मतलब हमको जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिलने वाला है वो यहाँ कहीं मिलेगा जो कि 2.9 या 2.8 इस तरीके की किसी वैल्यू पे। और इस पॉइंट में अगर हम कोई सपोर्ट रख देते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला के बैलेंस करने की कैपेसिटी में होगा। आगे हम जब अगले वीडियोस देखते जाएंगे, इससे रिलेटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे तो ये कंसेप्ट हमारे लिए इजी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई दोनों ऑब्जेक्ट उनका मास एकदम इक्वल हो तब हमारे पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो यहाँ इस बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है एक वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में क्योंकि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है। भाई पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ इसको हम x, y
कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम सेम ऑब्जेक्ट को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट P को हम वेक्टर R1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस समय में वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है R कॉम इज इक्वल टू, अब ये R कॉम का मतलब है R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो सबमिशन है, क्योंकि भाई हमारे पास में हमारे सिस्टम में एक दो नहीं मल्टीपल पार्टिकल्स हो सकते हैं, और इसलिए हम M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 dash 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 and this will be added to Mn xn divided by M1 plus M2 plus M3 so on till Mn। इस चीज को शॉर्ट करने के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, समेशन बोलता है। इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे और यहाँ i की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज होने वाली है, और ये कैपिटल M एक्चुअली समेशन ऑफ ऑल m है। इसी तरीके से सेंटर ऑफ y कॉम मतलब वो x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास था, ये y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास है, और ये z एक्सिस में सेंटर ऑफ मास है। इन सारी चीज़ों के फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको इन फॉर्मूलेस का मतलब भी समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम हमको दिखाता है कि कैसे एक पेंसिल के टिप में पूरी बर्ड का वो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर बैलेंस किया हुआ है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो पोजीशन है दिस इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और इनको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम पहले आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ गिवन वैल्यूज़ हैं जिनको लिख लें। अब हमारे पास में m1 की वैल्यू क्या है, m1 इज इक्वल टू 3 kg। x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से हमारी m2 की वैल्यू क्या है, m2 इज इक्वल टू 5 kg, और x2 की वैल्यू है कितनी, 8 मीटर। इसके बाद में दूसरा जो स्टेप आता है, हमको यहाँ लिखना होता है फॉर्मूला। हमको फॉर्मूला पता है क्योंकि यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन केवल x एक्सिस में है, इसलिए हम x कॉम का फॉर्मूला लगाएंगे। x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, मास ऐड करना है। देखना कुछ लोग गलती करते हैं कि मास की बजाय x की वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तो मास m1 और m2 5 प्लस 3 8, यहाँ आंसर कितना आएगा, तो 12 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 8, और ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 8। 8 6 जा 48 एंड 8 5 जा 6.5। तो हमको x कॉम की वैल्यू मिल गई एंड दिस इज 6.5। भाई अगर हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो देन यू शुड इन्फॉर्म मी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। चलिए तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यहाँ पर x, y दोनों वैल्यू होंगी, और यहाँ पर भी x, y दोनों वैल्यू होंगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन दे देता हूँ, और लेट्स से ये 3 kg है, और ये पॉइंट है 3, 0 नहीं x, 0, यहाँ तो होना चाहिए 0,3। ठीक है, और यहाँ होना चाहिए m, इसकी वैल्यू लेते हैं m इज इक्वल टू 5, और यहाँ ले लेते हैं 2, 0। तो अब हमारे पास में जो है x कॉम निकालने के लिए x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
ठीक है। यहाँ x1 की हमको क्या लिखना है, हमको गिवन वैल्यूज लिखना है। गिवन m1 इज इक्वल टू 3 kg, m2 इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है। x1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x1 की वैल्यू क्या है, हमने इसको m1 लिया है तो x1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ लेंगे 0। x2 की वैल्यू लेंगे क्या, यहाँ देखिए 2। वैसे ही y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 0। फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 8। ये हो जाएगी एक्स कॉम की वैल्यू, और ये हो जाएगी 5/4 या फिर हो जाएगी 1.25। x1 इज इक्वल टू 1.25। और y कॉम की वैल्यू, तो y कॉम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम कि m1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 5 इंटू 0 y2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 8। यहाँ मिल गया हमको 9 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास ये रिप्रेजेंट करेंगे किससे भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉम कॉमा वाई कॉम, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी। अगर हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पी, और ये कोऑर्डिनेट्स है इसके। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे के वीडियोस में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़ सकें और ये पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। मेरा नाम है अपना तो सांशु पांडे। थैंक यू।